Very good morning to all. Today we are going to discuss cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये क्या होती है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और ये जो है बेसिक इनपुट इन्फॉर्मेशन होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में या डिसीजन में। अब कॉस्ट जो है कैपिटल की को कॉन्स्टिट्यूट करती है और ये जो है एक इंटेग्रल पार्ट है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का। ये जो है एक तरह की यार्डस्टिक होती है जो कि हमें मेजर करने में या जो वर्थ होता है इन्वेस्टमेंट का या प्रपोजल का वो हमें हेल्प करती है और ये जो है परफॉर्म करती है कि रोल जो है वो एक्सेप्ट का या रिजेक्ट क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा। ये जो है हम रेफ़र करते हैं एज अ कट ऑफ रेट। इसमें जो है टारगेट रेट होता है, ये हर्डल रेट होता है और इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या स्टैंडर्ड रिटर्न जो है वो क्या रहेंगे वो बताते हैं। ठीक है, ये जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट रूल जो है वो भी देते हैं। अब एक्सेप्ट रिजेक्ट रूल्स जो हैं इसमें हमें रिक्वायर होता है कि फर्म जो है वो अवेल करेगा उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को और ये जो है एक तरह का प्रॉमिस या इसमें रेट ऑफ रिटर्न होता है और ये हायर होता है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसमें मार्केट प्राइस जो है वो शेयर होल्डर का इंक्रीज़ होगा जिसके कारण वेल्थ जो है वो शेयर होल्डर का ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम है, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, तो प्राइसेस जो हैं वो शेयर्स के हाई जाएंगे, वेल्थ जो है वो शेयर होल्डर की भी ज़्यादा होगी। अब बोलते कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये हमें प्रोवाइड करता है एक रैशनल मैकेनिज्म जिसमें हम ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो लेकर चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल टर्म्स की। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये डिस्काउंट रेट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम पता कर सकें कि प्रेजेंट वैल्यू जो है या एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश प्रोसीड्स जो हैं वो क्या रहेंगे। और इसमें हमने डिसाइड करना है कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, वर्थ है और इस अंडरटेकिंग है या नहीं, क्या हम उसे ले सकते हैं या नहीं। अब बोलते कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये विजुअलाइज्ड किया जाता है और ये हमने कंपोज करना है एक सेवरल एलिमेंट से और ये जो एलिमेंट है ये क्या होता है, कॉस्ट होती है और ये जो ईच कंपोनेंट्स हैं हमारे कैपिटल के वो हम लेकर चलते हैं। अब टर्म कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से फंड्स जो हैं वो रेस किए जाते हैं किसी भी फर्म के द्वारा। अब कंप्यूटेशन जो है वो स्पेसिफिक कॉस्ट की क्या है, बोलते फर्स्ट स्टेप जो है या मेजरमेंट जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की या फर्म की, ये हम कैलकुलेट करेंगे और ये जो है कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स जो कि हमारा वो रेज करने का फंड का क्या रहेगा। अब बोलते हैं इसमें जो है स्पेसिफिक कॉस्ट होती है जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। इसमें से जो है डेट, ठीक है, वो आता है। ठीक है, इसमें डिबेंचर्स को इंक्लूड किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, इक्विटी कैपिटल आती है, रिटेन्ड अर्निंग आती हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात करते हैं। ये बहुत ही इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए, या कॉस्ट ऑफ फंड्स जो कि हमने रेज करने हैं डेट्स के थ्रू। ये किस फॉर्म में होते हैं, डिबेंचर्स की फॉर्म में या फिर लोन्स की फॉर्म में होते हैं। ये जो है इसमें हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें डाटा जो है वो मिल सके। ये नेट कैश प्रोसीड्स जो होते हैं ये इनफ्लो होता है किससे, स्पेसिफिक सोर्स ऑफ डेट से। अब होते हैं नेट कैश आउटफ्लो जो है ये किस टर्म में होता है कि अमाउंट जो है वो पीरियोडिक इंटरेस्ट की या पेमेंट की या रीपेमेंट जो है वो हमारे प्रिंसिपल्स की या इंस्टॉलमेंट में क्या रहेगी। और इसमें जो है मैच्योरिटी ईयर जो है वो क्या रहेगा। इंटरेस्ट रेट जो है ये एक तरह के बेसिस होते हैं जिसमें हमारी कॉस्ट होती हैं और ये जो है एक तरह की लीगल कमिटमेंट भी होती है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। ये जो है इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और ये जो है कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अगर हम इससे कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट से। किसी केस में जो डेट्स हैं या इंटरेस्ट रेट जो है ये क्या होता है, बेसिस होता है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट को, क्योंकि पेमेंट जो है इन अमाउंट की या इंटरेस्ट की ये हमेशा ही लीगल कमिटमेंट होती है और इस पार्ट में जो है फर्म देखा जाता है। अब बोलते सम टाइम ऑब्लिगेशंस होती हैं, किसके रिगार्डिंग होती हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है। इसमें हमें फिक्स्ड राइट जो है वो रिसीव होता है और डिविडेंड में हमारे पास प्रेफरेंशियल राइट जो है वो आता है। और इसमें जो है कि राइट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, वो क्या रहेगा या हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, फर्म जो है उसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम पे करेंगे स्टिपुलेटेड डिविडेंड और इसमें जो है हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। अब बोलते जो स्टिपुलेटेड डिविडेंड या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इसमें जो है
इंटरेस्ट होता है डेट्स के ऊपर, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है बेसिस जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल जो है ये हम डिफाइन करेंगे, और इसमें डिविडेंड जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। बोलते ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल कॉस्ट होती है मेजर करने के लिए, और इसमें जो है रिटर्न कि हमारा इक्विटी होल्डर का क्या रहेगा, और ये जो है डिपेंड करता है कि डिस्क्रिएशन जो है वो कंपनी मैनेजमेंट की क्या रहेगी, अपार्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेट कमिटमेंट, यानी कि इसमें कोई डेफिनेट कमिटमेंट नहीं होती कि हमने जो है रिसीव करना है डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो रैंक करते हैं, या बॉटम जो है वो क्लेमेंट्स होते हैं, और इसमें एसेट्स जो हैं कंपनी की वो हम देखते हैं उसकी लिक्विडेशन में। अब ये जो है अपेयर होता है इक्विटी कैपिटल, और ये कैरी नहीं करता कोई भी कॉस्ट, लेकिन ये हमेशा ही ट्रू नहीं होता, क्योंकि ये जो है समटाइम अनसर्टेन कॉस्ट जो है वो हमें मिलती है, और इसमें से जो है इक्विटी होल्डर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं उनके फंड्स को, और ये जो है हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है ये इस फॉर्म में होता है डिविडेंड की। ठीक है, अब बोलते कंपनी जो है वो सम टाइम मीट नहीं करते रिक्वायरमेंट को या एक्सपेक्टेशंस को जो कि उसकी शेयर होल्डर की होती हैं, और ये पे करते हैं डिविडेंड। और ये जो है कई बार एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमारे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में डालते हैं। अब बोलते इसमें जो कॉस्ट है इक्विटी की या कैपिटल जो है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है, और इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग जो होती है ये सोर्स होता है हमारे फाइनेंस का, जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कहाँ से लिए हैं, और ये डिफ़र होता है कौन से दूसरे सोर्सेज से, जैसे कि डेट, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटीज़। इसमें हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, ना ही ये फॉर्मल होता है और इम्प्लाइड होता है। इसमें फर्म को पे करना पड़ता है रिटर्न किसके ऊपर, रिटेन अर्निंग्स के ऊपर। रिटेन अर्निंग जो है वो अपेयर होती हैं, और ये हम कैरी करते हैं। इसमें जो है समटाइम हम जो है इसमें कोई कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती हैं फंड्स को, और इसमें जो है हमने रेज नहीं करने होते आउटसाइड से। अब जो है कंटेंशंस होती हैं या रिटेन्ड अर्निंग होती है, ये फ्री होती हैं किससे, कॉस्ट से, और ये जो है करेक्ट नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो है इन्वॉल्व करती है कॉस्ट, और इसमें जो है ये हम किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं। रिटेंशन होता है रखना, वापस रखना अर्निंग को, जिनकी इम्प्लीकेशन जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए, फर्म के लिए नहीं हो रही है। तो ये जो अर्निंग है ये हमने रिटेन नहीं की, लेकिन ये हमने पे की है बाहर से अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड। अर्निंग जो है ये रिटेन्ड होती हैं, और शेयर होल्डर को फोर्स होता है कि ये जो है फॉर्ड को डिविडेंड्स जो हैं वो देंगे। अब ये जो डिविडेंड्स हैं ये सम टाइम जो है इक्विटी होल्डर्स होते हैं, और इसमें जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती हैं। तो ये जो है रिटेन्ड अर्निंग होती है जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। अब बोलते जो कॉस्ट है रिटेन्ड अर्निंग की, ये हमने डिफाइन करना है एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस टर्म में, कि जिसमें डिविडेंड जो है वो दोबारा से जाएंगे, और ये जो है इक्विटी शेयर होल्डर के साथ ही होंगे। अब हमने लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो तो जब हमारे पास ओवरऑल कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमने डिफाइन करना है, तो इसमें हमारे पास एक वेटेड एवरेज आता है, और इसमें कॉस्ट जो है हर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंड का वो हम देखते हैं। जब भी हमने यूज़ करना है वेटेड एवरेज को, तो ये जो है सिंपल एवरेज होता है, और ये वारंटी किया जाता है इस फैक्ट के साथ कि इसमें जो है प्रोपोर्शनेट जो है दूसरे सोर्सेज का या फंड्स का वो क्या रहेगा, या इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो हमारी फर्म का कैसे डिफरेंट होगा, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हम ध्यान में रखते हैं। ये जो है रिलेटिव प्रोपोर्शंस होते हैं, और ये एक तरह का डिफरेंट सोर्स होता है जहाँ पे हमारे पास वेटेड एवरेज जो है वो हम लेके चलते हैं। जब भी हमने कैलकुलेट करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसमें जो है हमने असाइन करने हैं वेट, जो कि हमारे स्पेसिफिक कॉस्ट के हैं, मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट को हर एक के सोर्सेज के साथ, और उसमें अप्रोप्रिएट वेट जो है वो हम लेंगे, और इसमें हमने डिवाइड करना है टोटल वेटेड कॉस्ट को किसके द्वारा, टोटल वेट्स की। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ डेट जो है 8% है, प्रेफरेंस 14 है, इक्विटी जो है 17 है, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, डेट 3 लाख है, प्रेफरेंस 2 लाख है, इक्विटी 5 है, तो ये हो गया 10 लाख। तो आपने वेटेड एवरेज करनी है, तो देखिए हमारे पास जो है
डेट का कितना है 8%, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया, फर्स्ट में आपने डेट प्रेफरेंस इक्विटी को ले लिया, देन आपने इनके सोर्सेस, देन अमाउंट 3 2 5, टोटल आ गया 10। वेट जो थे वो कितना दिया आपने 30 20 50, ठीक है। यानी कि ये कितना है 30% है, ये कितना है 20 है, और ये कितना है 50 है, ठीक है। तो देन उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया जितने हमें रेट दिए हुए हैं, तो 3, ये जो थर्ड है और ये जो फोर्थ है, इन्हें मल्टीप्लाई करके आपके 1370 डिवाइडेड बाय 100, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो आपके पास कितनी आ गई 13/17, ठीक है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 आपके पास आ जाएगा 30%, ठीक है। तो ये आपने ऐसे जो हैं इनके वेट असाइन करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, विद दिस योर टॉपिक इज कम्प्लीटेड। थैंक यू।